समंदर कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी गहराइयों में जो दब जाता है वो एक दिन सतह पर आ ही जाता है। 2021 का वो साल था जब भारतीय नौसेना के एक अधिकारी ने अपनी स्क्रीन पर एक ऐसा नक्शा देखा जिसने उनकी नींद उड़ा दी। हिंद महासागर के उस नक्शे पर एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बिंदु थे। हर बिंदु एक जहाज था, हर जहाज पर एक झंडा था, और वो झंडा था लाल रंग का, बीच में 5 सितारों वाला, चीन का झंडा। ये जहाज लड़ाकू नहीं थे, इनके पास तोपें नहीं थीं, मिसाइलें नहीं थीं। इन पर लिखा था साइंटिफिक रिसर्च वेसल, शोध पोत, समुद्री अनुसंधान। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक सवाल खाया जा रहा था। आखिर इतने सारे वैज्ञानिक एक ही समय में, एक ही महासागर में भारत के चारों तरफ क्या ढूंढ रहे थे? हिंद महासागर ये महज पानी का एक बड़ा टुकड़ा नहीं है। दुनिया का लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। हर साल करीब 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाज इन लहरों को चीरते हैं। अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये वो धमनियां हैं जिनमें दुनिया की अर्थव्यवस्था का खून बहता है, और भारत इस पूरे महासागर के केंद्र में खड़ा है। भारत की तटरेखा 516 किलोमीटर लंबी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जल संधि के मुहाने पर बैठे हैं, वो जल संधि जहाँ से चीन का 80% तेल आयात गुजरता है। यही वजह है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी अक्सर कहते हैं, हम हिंद महासागर के स्वाभाविक रखवाले हैं। लेकिन 2021 तक आते वो रखवाली चुनौती में आ गई थी। चीन ने पिछले 2 दशकों में अपने समुद्री शोध बेड़े को इस तरह बढ़ाया जैसे कोई चुपचाप रात के अंधेरे में एक ईंट रखकर किला बना रहा हो। 2000 में चीन के पास मुट्ठी भर रिसर्च वेसल्स थे। 2021 तक वो संख्या 50 से ऊपर जा चुकी थी, और इनमें से कई युआनवांग क्लास के जहाज शियांग यांगहोंग सीरीज बार बार हिंद महासागर में दिख रहे थे, हर बार किसी न किसी बहाने से। कभी डीप सी मिनरल सर्वे, कभी ओशनोग्राफिक स्टडी, कभी मरीन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। लेकिन इन जहाजों पर लगे एंटेना, सैटेलाइट डिश और सेंसर अरेज ये किसी सीधे सादे वैज्ञानिक की जरूरतें नहीं थीं। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक बंद कमरे में 2021 के शुरुआती महीनों में एक बैठक हुई। नौसेना खुफिया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंट्रो के अधिकारी एक साथ बैठे थे। मेज पर रखे नक्शे पर निशान थे, हर निशान एक चीनी जहाज का रास्ता, और जो पैटर्न उभर रहा था वो किसी को भी बेचैन कर देता। ये जहाज बेतरतीब नहीं घूम रहे थे, इनकी चाल में एक तरतीब थी। एक जहाज अंडमान के पास रुकता डेटा लेता आगे बढ़ जाता, दूसरा श्रीलंका के दक्षिण में चक्कर लगाता, तीसरा मालदीव के पास, चौथा डिएगो गार्सिया के करीब, जैसे कोई एक बड़ी तस्वीर को टुकड़ों में जोड़ रहा हो। समुद्र की गहराई को नापा जा रहा था, समुद्र के तल की बनावट को समझा जा रहा था, पानी के नीचे की आवाजों को, सोनार सिग्नेचर्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था। और यही वो बात थी जो भारतीय नौसेना को सबसे ज्यादा डरा रही थी। पनडुब्बियां आधुनिक युद्ध का सबसे खामोश, सबसे घातक हथियार। पनडुब्बी की ताकत उसकी चुप्पी में है। वो तब तक अजय है जब तक उसे सुना न जाए, देखा न जाए, समझा न जाए। लेकिन समुद्र के भीतर पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए आपको उस समुद्र को जानना होगा, उसकी गहराई, उसके तापमान की परतें, थर्मोक्लाइंस जो आवाज को मोड़ती हैं, उसके तल की बनावट जो एको को बदल देती है। और यही डेटा, जिसे बैथीमेट्रिक डेटा कहते हैं, वो डेटा था जो चीनी जहाज इकट्ठा कर रहे थे। भारतीय नौसेना के पास INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी, पर उसकी गोपनीयता, उसकी सुरक्षा इसी बात पर निर्भर थी कि दुश्मन उसे ढूंढ न पाए। अगर चीन के पास हिंद महासागर का पूरा अंडर वाटर मैप हो जाए तो क्या वो खोज पाएगा उसे? ये सिर्फ एक सैद्धांतिक सवाल नहीं था, ये भारत की परमाणु निवारण क्षमता, न्यूक्लियर डिटरेंस का सवाल था। 2021 में एक और घटना हुई जिसने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। चीन का जहाज शीयन 6 हिंद महासागर में था। भारतीय नौसेना के निगरानी विमान ने उसे ट्रैक किया। सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन जब एनालिस्ट्स ने उस जहाज के AIS डेटा को, उसके लोकेशन सिग्नल्स को ध्यान से देखा तो कुछ अजीब मिला। कई बार जहाज ने अपना सिग्नल बंद कर दिया था, अंधेरे में गायब हो गया था, फिर घंटों बाद किसी और जगह वापस आ गया। ये एक शोध पोत का व्यवहार नहीं था, ये वो था जिसे इंटेलिजेंस की भाषा में डार्क वेसल एक्टिविटी कहते हैं। और भारत अकेला नहीं था जो इसे देख रहा था। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सभी सदस्य एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे। चीन हिंद महासागर को पढ़ रहा था, पन्ना दर पन्ना। लेकिन इस कहानी में सिर्फ जहाज नहीं थे, जमीन पर भी एक खेल चल रहा था। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया गया था। मालदीव में चीनी निवेश तेजी से बढ़ रहा था। म्यांमार के क्याकपियो में चीनी बंदरगाह बन रहा था। पाकिस्तान के ग्वादर में सीपेक के तहत चीनी मौजूदगी पक्की हो चुकी थी। भारतीय रणनीतिकारों ने इस पूरी तस्वीर को एक नाम दिया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। हर मोती एक बंदरगाह, हर बंदरगाह एक ठिकाना। और ये माला भारत के गले के चारों तरफ। समुद्र में रिसर्च वेसल्स डेटा इकट्ठा कर रहे थे, जमीन पर बंदरगाह बन रहे थे, और आसमान में चीनी सैटेलाइट्स हर हलचल देख रहे थे। ये कोई एक योजना नहीं थी, ये एक पूरी रणनीति थी।
भारत ने जवाब दिया और उस जवाब में धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता के साथ ताकत आती गई। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFC-IOR 2018 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, लेकिन 2021 तक इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका था। 21 देशों के लिएजन ऑफिसर्स वहां काम कर रहे थे। हिंद महासागर में हर जहाज की हरकत को रियल टाइम में ट्रैक किया जा रहा था। भारतीय नौसेना ने अपने P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ाई। वो विमान जो पानी के नीचे पनडुब्बियों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड को मजबूत किया गया। वहाँ नई रेडार इंस्टॉलेशंस लगाई गई। क्वाड फ्रेमवर्क के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस शेयरिंग शुरू हुई। मतलब अब अगर कोई जहाज पैसिफिक में कुछ करता है तो उसकी खबर हिंद महासागर में बैठे भारतीय अधिकारी को मिल जाती है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने अपनी पनडुब्बी क्षमता बढ़ानी शुरू की। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 नई एडवांस सबमरीन्स का ऑर्डर। INS अरिहंत दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को तैयार किया जाने लगा। अगर कोई हमारे समंदर को पढ़ना चाहता है तो हम उसे एक ऐसा समंदर दिखाएंगे जिसे पढ़ना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ रुककर एक जरूरी सवाल पूछना होगा, क्या सच में ये सिर्फ जासूसी है? चीन का तर्क है और वो सार्वजनिक रूप से कहता है कि ये जहाज वैध वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हैं। समुद्री विज्ञान, जलवायु अध्ययन, डीप सी मिनरल्स की खोज, ये सब UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जल में करने का अधिकार है। और ये बात तकनीकी रूप से सही है, लेकिन इतिहास भी कुछ कहता है। 2009 में साउथ चाइना सी में अमेरिकी रिसर्च वेसल USNS इम्पेकेबल के साथ चीनी जहाजों ने जो किया वो वैज्ञानिक लिमर्यादा नहीं था। 2021 में ही हिंद महासागर में एक चीनी जहाज के पास से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स डिटेक्ट हुए वो किसी ओशनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ रहे थे। सच्चाई शायद कहीं बीच में है, लेकिन रणनीति में शायद की कोई जगह नहीं होती। जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहना पड़ता है। 2021 के अंत तक एक और जहाज की खबर आई। युआन वांग 5 चीन का सबसे उन्नत स्पेस एंड मिसाइल ट्रैकिंग वेसल श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में आना चाहता था। भारत ने कड़ा विरोध जताया। ये जहाज सिर्फ रिसर्च नहीं करता, इसके सेंसर सिस्टम्स इतने पावरफुल हैं कि ये सैटेलाइट लॉन्चेस ट्रैक कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को देख सकता है। श्रीलंका में इसकी मौजूदगी का मतलब था भारत के स्पेस प्रोग्राम, उसके मिसाइल टेस्ट्स, उसकी सैन्य कम्युनिकेशन, सब कुछ एक चीनी वैज्ञानिक जहाज की नजर में। श्रीलंका जो उस वक्त गहरे आर्थिक संकट में था, चीनी कर्ज में डूबा हुआ पहले झुका, फिर दबाव में आकर जहाज को आने दिया। लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण से एक सबक लिया। समुद्री लड़ाई अब सिर्फ जहाजों से नहीं लड़ी जाती, वो कूटनीति से लड़ी जाती है, आर्थिक संबंधों से लड़ी जाती है, पड़ोसी देशों के दिलों और दिमागों से लड़ी जाती है। और उस मोर्चे पर भारत को अभी बहुत काम करना था। हम 2024 में आकर देखें तो तस्वीर और भी जटिल हो चुकी है। चीन की रिसर्च वेसल्स की हिंद महासागर में गतिविधि और बढ़ी है, लेकिन भारत की निगरानी क्षमता भी कई गुना बढ़ी है। GSAT, साता और GSAT 7 भी भारतीय नौसेना और वायुसेना के डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स अब अंतरिक्ष से हिंद महासागर पर नजर रख रहे हैं। नए अंडर वाटर अकूस्टिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। मित्र देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का दायरा और विस्तृत हुआ है। ये एक रेस है और ये रेस खामोशी में लड़ी जा रही है। कोई बम नहीं गिरते, कोई गोली नहीं चलती, लेकिन हर रोज हिंद महासागर की गहराइयों में डेटा का युद्ध जारी है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बात साफ दिखती है, जो देश समुद्र को जानता है वो समुद्र पर राज करता है। ब्रिटेन ने अपने चार्ट्स बनाए और 200 साल तक दुनिया पर राज किया। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए हर महासागर का नक्शा बनाया और कोल्ड वॉर जीता। अब चीन वही कर रहा है। और भारत, जो कभी इस महासागर का सबसे स्वाभाविक दावेदार रहा है, एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जो गोली से नहीं, डेटा से आती है, जो तोप से नहीं, एल्गोरिदम से आती है। हिंद महासागर, जिसे हिंद महासागर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके केंद्र में हिंदुस्तान है, वो आज एक नई तरह के संघर्ष का मैदान बन चुका है। और इस मैदान में जीत उसकी होगी जो ज्यादा जानता हो, ज्यादा देखता हो और ज्यादा तैयार हो। समुद्र कभी झूठ नहीं बोलता। और आज हिंद महासागर की लहरें जो कहानी सुना रही हैं, वो कहानी इस बात की है कि आने वाले दशकों में इस नीले पानी के नीचे खामोश अंधेरे में दुनिया की अगली बड़ी शतरंज खेली जाएगी। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम तैयार हैं?